कहानी का बैकग्राउंड। एक एडवेंचरर है जिसका नाम लूसे टेकर है, जो अज़ील से है। वो रात के वक्त एक विलेज में जख्मी हालत में पहुंचता है। उसके पैर पर बहुत बड़ा जख्म है, जो हार्डेंड क्लॉज से लगा है। क्या हुआ था? फ्लैशबैक। अ फ्यू आवर्स अर्लियर, लूसे रास्ते में चल रहा था जब उस पर 30 डार्क मैंड वोल्व्स ने हमला कर दिया। उसने सोचा था कि शायद सिर्फ एक से दो होंगे, लेकिन पूरा पैक था। इतने फेरियस वुल्व्स के सामने वो बच गया, लेकिन बड़ी तरह जख्मी हो गया। मदद की तलाश। वो दर्द से चीखते हुए गेट मी अ हीलर कह रहा है। पैसा नहीं होने की वजह से वो एडवेंचरर्स गिल्ड से लोन लेता है, जो उसकी नेक्स्ट जॉब की पेमेंट से कट जाएगा। गिल्ड के लोग उसे कहते हैं कि वो जल्दी ट्रीटमेंट करा ले, लेकिन वो चलते चलते और वीक होता जा रहा है। कहता है, आई एम गोइंग टू डाई बिफोर आई गेट टू द चर्च। मिस्टीरियस हीलर से मुलाकात। तभी एक आदमी, ब्लू हेयर वाला, वाइट कोट में आता है और पूछता है, आर यू लुकिंग फॉर अ हीलर? खुद को हीलर बताकर कहता है, इफ दैट्स द केस यू नीड लुक नो फर्दर। और सस्ती फीस में ट्रीटमेंट के बाद पेमेंट, मदद की ऑफर करता है। शाक और सस्पिशन। लूसे शाक करता है क्योंकि फेक हीलर्स भी होते हैं, क्योंकि रियल हीलर्स बहुत पैसा कमाते हैं। वो हीलर्स बैज दिखाने को कहता है। ये एक स्पेशल स्किल है जो एडवेंचर्स गिल्ड देता है। लेकिन ये मिस्टीरियस हीलर, ब्लैक हेयर वाला, मुस्कुराकर कहता है कि उसने गिल्ड को बोला था कि वह हीलिंग स्पेल्स यूज नहीं कर सकता, इसलिए उससे बैज नहीं मिला, जो यूज और भी ज्यादा सस्पिशियस बना देता है। मिस्टीरियस हीलर की सच्चाई। ये ब्लू हेयर्ड हीलर वाला बंदा, जो अपने को हीलर जो हील नहीं कर सकता कहता है, एक्चुअली बहुत पावरफुल निकला। सिर्फ देखकर ही वो लूसे की सारी इंजरीज बता देता है। कौन से वुल्फ ने अटैक किया, कौन सी तरफ जख्म है, सब कुछ। लूस कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये सिर्फ देखकर कैसे बता रहा है। सस्ता ऑफर, लेकिन रिजेक्ट। हीलर कहता है, मैं सिर्फ 1,50,000 गोल्ड में ठीक कर दूंगा, जबकि प्रीस्ट 6 लाख लेता है और रेगुलर एडवेंचरर हीलर 3 लाख। लेकिन लूसे उसे कौन आर्टिस्ट समझकर रिजेक्ट कर देता है और गुस्सा होकर चला जाता है, ये कहते हुए, गेट अ लाइफ बडी। जाते जाते हीलर वार्निंग देता है, हीलिंग स्किल से ये ठीक नहीं होगा। अगर रात में दर्द हो तो मेरे पास आ जाना, मैं वही इन में रुका हूं। और लूस को पता चलता है कि वो दोनों सेम इन में स्टेइंग हैं। प्रीस्ट से ट्रीटमेंट। लूस चर्च जाता है और एक एक्सपेंसिव प्रीस्ट से 6,20,000 गोल्ड में अपना जख्म ठीक कराता है। प्रीस्ट लॉर्ड आइबर की पावर से हील करता है। लूसे पैसा देकर खुश है। प्रीस्ट एक्सपेंसिव हैं, लेकिन वर्थ इट हैं। रात को प्रॉब्लम शुरू। लेकिन रात को अचानक लूसे का जख्म फिर से भड़कता है, बहुत ज्यादा डार्ड, ग्लो और वियर्ड सिम्टम्स के साथ। वो चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? मैंने तो एक्सपेंसिव प्रीस्ट से हील कराया था। तभी उससे याद आता है जो वो ब्लू हेयर्ड हीलर ने कहा था, हीलिंग स्किल से ये फिक्स नहीं होगा, और अगर दार्ड हो रात में मेरे पास आ जाना। अब उसे समझ आता है कि वो सच में कुछ जानता था। हीलर का रिटर्न। जूलिया, इनकी एक लड़की, उस हीलर को बुला लेती है। वो आता है और खुद को सार्केस्टिकली इंट्रोड्यूस करता है, द हीलर हु कांट हील इज हियर, और लूस को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लूसे फिर से हैगलिंग करता है। पहले 1,50,000 के रहा था, अब हीलर 3 लाख मांग रहा है, क्योंकि इस बार जख्म 3 गुना ज्यादा बिगड़ गया है। लूसे के पास पैसा नहीं है, तो वो अपनी सोर्ड ऑफर करता है, जिसकी वैल्यू 2 लाख गोल्ड है। हीलर मान जाता है और इस बार के लिए 2 लाख में ट्रीट करने को रेडी हो जाता है। असली प्रॉब्लम सामने आती है, पॉइजन। हीलर लूस को बताता है कि उसका जख्म नॉर्मल नहीं है, ये ब्लैक लिंगोनबेरी ट्री का पॉइजन है। ये ट्री इतना पॉइजनस है कि उसकी लीव्स, ब्रांचेस, हल्का सा टच भी इंसान को पैरालाइज कर सकता है। और यही वजह है कि ब्लैक मैंड वुल्व्स यूएसएस ट्री के अराउंड रहते हैं। वो अपने प्रे को ट्री की तरफ ड्राइव करते हैं ताकि पॉइजन उन्हें पैरालाइज कर दे, फिर आसानी से हंट कर सकें। लूस को शॉक लगता है, तो मैं क्या लाइफ में व्हील चेयर पे आ जाऊंगा? हीलर कहता है, हाँ, एक तरीका है। और एक पर्पल ग्लोइंग पोर्टियन निकलता है,
ब्लैक लिंगोनबेरी एंटीडोट। ट्विस्ट, हीलर खुद कन्फेस करता है। यहाँ हीलर खुद बता देता है कि वो हीलिंग स्किल्स यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये वाकई में वोंट नहीं, कांट हाय। मतलब कोई मजबूरी है, चॉइस नहीं। इसका मतलब वो एल्केमी स्लैश पोशन से ट्रीट करता है, मैजिक हीलिंग से नहीं। एंटीडोट को जख्म पर डायरेक्टली डालना पड़ता है, ड्रिंक नहीं करना, और उससे पहले वुंड को कट ओपन करना पड़ता है क्योंकि कोई पेन किलर अवेलेबल नहीं है। बहुत पेनफुल सीन। लूस चीख रहा है जब हीलर उसका जख्म स्लाइस करता है और एंटीडोट डालता है। मल्टीपल बॉटल्स यूज करने पड़ते हैं क्योंकि पॉइजन बहुत सीवियर है। नाम रिवील होता है। आखिर में इस मिस्टीरियस हीलर का नाम पता चलता है, सून गहयोन कांग, जो एजुल से है, और उसका टाइटल है हीलर फ्रॉम एजुल, क्वेश्चन मार्क के साथ। मतलब वो टेक्निकली हीलर है, लेकिन एक्चुअल हीलिंग मैजिक नहीं यूज कर सकता। शायद एल्केमी स्लैश पोशंस का एक्सपर्ट है। सुंगह्योन जब होश में आता है तो अपने आप को एक अनजान केव में पाता है जो अर्थ नहीं था। उससे पता चलता है कि वो और कुछ और लोग भी किसी नए वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेड स्लैश समन्ड हुए हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मॉन्स्टर्स और मैजिक दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल फैंटेसी नॉवल जैसा। क्लास और स्किल सिस्टम। हर इंसान को जो वहां आया था, एक क्लास असाइन होती है, गेम जैसी स्टेटस विंडो के साथ। सुंगह्योन की क्लास होती है हीलर, लेकिन क्वेश्चन मार्क के साथ, जो बहुत अजीब लगता है। जब वो अपनी स्किल्स चेक करता है, उसे 3 ऑप्शंस मिलती हैं: इंसिजन, कट्स समथिंग विद अ शार्प ऑब्जेक्ट, कम्युनिकेशन ऑफ गॉड, ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ऑब्जर्वेशनल आई, कैन ऑब्जर्व थिंग्स। इन तीनों में से कोई भी एक्चुअल हीलिंग स्किल नहीं है। सुंगह्योन कंफ्यूज हो जाता है। मेरा क्लास हीलर है, लेकिन मेरे पास हीलिंग स्किल्स क्यों नहीं हैं? ग्रुप का डिसीजन। बाकी ट्रांसपोर्टेड लोग डिसाइड करते हैं कि पहले सरवाइव करना है और साथ में काम करके घर जाने का रास्ता ढूंढना है, क्योंकि यह जगह मॉन्स्टर्स से भरी हुई है। आखिरी सीन, प्रेजेंट में वापस। लास्ट इमेज में हम देखते हैं कि सुनहयोन एक पेशेंट का जख्म ठीक कर रहा है, अपने तरीके से स्टिचिंग स्लैश बैंडेज करके, इंसिजन स्किल का यूज करते हुए, हीलिंग मैजिक नहीं। और कहता है वो 2 से 4 दिन चलने से बचना चाहिए। तो अब क्लियर हो रहा है, सुंगह्योन का क्लास हीलर है, लेकिन उसकी टीन स्किल्स में कोई हीलिंग मैजिक नहीं है, सिर्फ कटिंग, ट्रांसलेशन और ऑब्जर्वेशन। इसीलिए वो एल्केमी, सर्जरी और पोशंस जैसे एंटीडोट यूज करके लोगों को ठीक करता है। एक्चुअल मैजिक से नहीं, बल्कि अपनी नॉलेज और स्किल्स से। ये एक्सप्लेन करता है कि वह हीलर जो हील नहीं कर सकता, क्यों कहता है खुद को। सर्जरी के बाद लुस का जख्म इतना अच्छा हील हो जाता है, सिर्फ इंसिजन स्किल प्लस स्किल के बिना स्टिचिंग से, कि वो खुद कंफ्यूज हो जाता है। ये स्किल यूज किए बिना कैसे पॉसिबल है? वो अपोलोजाइज करता है कि कल रात उससे कौन आर्टिस्ट बोला था। सुंगह्योन, जिसका पूरा नाम अब पता चलता है, डॉक्टर कांग, बहुत कामली हैंडल करता है। बोलता है, मैं इसको हैंडल करने का आदी हो गया हूं, क्योंकि लोग यूजुअली हीलर विदाउट हीलिंग स्किल्स पर ट्रस्ट नहीं करते। मगर अंदर से सुंगह्योन थोड़ा इविल फनी सोच रहा है। बाद में ये लोग मुझसे बेगिंग करेंगे मदद के लिए, जो दिखाता है कि उसका नाइस गाय एक्ट थोड़ा कैलकुलेटेड भी है। सेटिंग स्लैश वर्ल्ड का नाम पता चलता है। ये जगह जहां सब ट्रांसपोर्टेड हुए हैं, उसका नाम है कॉन्टिनेंट ऑफ अज्यूल, जो मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है और कुछ एरियाज कंटेमिनेटेड, पर्पल स्लैश पॉइजनस हैं। हर दिन सर्वाइवल की फाइट है यहाँ। सुंगह्योन की डेली लाइफ। वो बिट्सफॉल इन स्लैश रेस्टोरेंट में रहता है जहां जूलिया काम करती है, जो वेटर है। उसे पता चलता है कि सुंगह्योन यहाँ अपना जर्नल लिखने की हैबिट डेवलप कर ली है, ताकि वो अपने दिन क्रॉनिकल कर सके और शायद अर्थ वापस जाने का रास्ता ढूंढ सके। जूलिया को चोट लगती है। स्किल का डेमो। जूलिया एक्सीडेंटली अपनी फिंगर नाइफ से कट कर लेती है। सुंगह्योन अपनी ऑब्जर्वेशनल आई स्किल यूज करता है, जिससे एक स्टेटस रिपोर्ट शो होता है: ब्लीडिंग, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर कट बाय नाइफ। इट्स नॉट अ लार्ज वूंड, ऑल आई हैव टू डू इज स्टॉप द ब्लीडिंग।
ये दिखाता है कि उसकी ऑब्जर्वेशनल आई स्किल काफ़ी एडवांस्ड है। गेम जैसा डायग्नोस्टिक सिस्टम है जो एग्जैक्ट इंजरी डिटेक्ट कर लेता है। तो यही उसकी रियल पावर है। डायग्नोसिस परफेक्टली एक्यूरेट होती है और फिर वो अपने मेडिकल स्लैश एल्केमी नॉलेज से ट्रीट करता है, हीलिंग मैजिक के बजाय। जैसे ही ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, हीरो के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, पॉइंट एक्वायर्ड +1। हीरो खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास अब टोटल 103 पॉइंट्स हो चुके होते हैं। रूलेट स्पिन करना, हीरो सोचता है कि काफ़ी पॉइंट्स जमा हो गए हैं, तो क्यों ना रूलेट चलाई जाए। एक स्पिन के लिए 20 पॉइंट्स लगते हैं, इसलिए वह 5 कंसेक्यूटिव रूलेट स्पिन्स करने का फैसला करता है। मशीन घूमती है और रिजल्ट्स आने लगते हैं। स्टेट HP+1, स्टेट HP+1, मिस्क 10 गोल्ड, मिस्क 10 गोल्ड। हीरो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है और कहता है कम से कम गोल्ड तो नहीं गया। लेकिन फिर अचानक बिंको न्यू स्किल मिलती है। सिस्टम अनाउंस करता है न्यू स्किल एक्वायर्ड। स्प्रे स्किल की डिस्क्रिप्शन के मुताबिक पोशन को अब्जॉर्ब करके उसकी हीलिंग एनर्जी को मिस्ट या स्प्रे की तरह एरिया में फैलाया जा सकता है और साथ ही 30% बूस्ट भी मिलता है। हीरो सोचता है ये काफ़ी अच्छी स्किल लग रही है। स्किल टेस्ट, हीरो फौरन स्किल को टेस्ट करने का फैसला करता है। सबसे पहले वो एक हेल्थ पोशन स्मॉल निकालता है, फिर अब्जॉर्ब यूज करता है। पोशन टूट जाता है और उसकी हीलिंग एनर्जी हीरो के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद वो नई स्किल स्प्रे एक्टिवेट करता है। तुरंत उसके आसपास हीलिंग एनर्जी फैल जाती है। सिस्टम बताता है सब्जेक्ट्स विद इन द स्प्रे एरिया विल हैव देयर HP रिजेनरेटेड। बेचारा एडवेंचरर, प्रॉब्लम ये होती है कि पास से एक एडवेंचरर गुजर रहा होता है। हीरो की हीलिंग एनर्जी उस तक भी पहुंच जाती है। एडवेंचरर को अचानक अजीब सा फील होता है और वह गुस्से में आकर चिल्लाता है तू है कौन। हीरो कैजुअली बोलता है सॉरी, फिर कहता है वैसे तुम्हारा HP रिस्टोर हो गया है तो हम बराबर हैं। एडवेंचरर को सच पता चलता है। एडवेंचरर अपना स्टेटस चेक करता है। उसे पता चलता है कि उसकी हेल्थ वाकई रिकवर हो गई है। वो हैरान रह जाता है। उसे लगता है हीरो ने कोई बहुत रेयर हीलिंग स्किल यूज की है। हीरो झूठ बोल देता है कि मैं भी पहली बार ये स्किल यूज कर रहा हूं। अंदर ही अंदर हीरो सोच रहा होता है कि यह सिस्टम वाली सीक्रेट स्किल है, इसलिए किसी को सच नहीं बता सकता। पार्टी की ऑफर, अब वह एडवेंचरर हीरो से कहता है मुझे लगता है हम दोनों की मुलाकात किस्मत से हुई है। फिर वह हीरो को ऑफर देता है हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। हीरो पूछता है एडवेंचरर पार्टी। एडवेंचरर बताता है हाँ, अभी हमारी पार्टी में 4 लोग हैं और हमें एक हीलर की जरूरत है। मिशन का खुलासा। हीरो पूछता है काम क्या है। एडवेंचरर जवाब देता है रेयर मॉन्स्टर हंटिंग। जैसे ही वो मॉन्स्टर का नाम लेता है, सीन डार्क और डेंजरस हो जाता है। ये क्लियरली कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं होता। रिवॉर्ड सुनकर हीरो पूछता है रिवॉर्ड कितना है। एडवेंचरर मुस्कुराता है और कहता है 1.2 मिलियन गोल्ड। हीरो के दिमाग में फौरन कैलकुलेशन चलती है, इतना पैसा बहुत बड़ा अमाउंट होता है। फिर एडवेंचरर और भी इंपॉर्टेंट बात बताता है पार्टी में कोई और हीलर नहीं है, मतलब हीरो की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। हीरो सोचता है शायद मुझे ये चांस लेना चाहिए। गिल्ड में टेस्ट। बाद में एडवेंचरस गिल्ड में पार्टी के दूसरे मेंबर्स हीरो को देखते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि यह बंदा सच में हीलर है, इसलिए वो उसका टेस्ट लेना चाहते हैं। एक इंजर्ड एडवेंचरर को उसके सामने लाया जाता है। हीरो कॉन्फिडेंट स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स। हीरो सबको शॉक कर देता है। हीरो अपनी हीलिंग पावर एक्टिवेट करता है। गोल्डन हीलिंग एनर्जी निकलती है और इंजर्ड आदमी का जख्म फौरन हील होना शुरू हो जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और हीरो स्टाइल से कहता है मैं सिर्फ कैपेबल नहीं हूं, मैं तुम्हारी पार्टी का हीलर बनने के लिए परफेक्ट हूं। हीरो जब एडवेंचरस गिल्ड पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जिस पार्टी ने उसे रिक्रूट किया था, उन्होंने एक और हीलर भी रिक्रूट कर लिया है। हीरो को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि पहले कहा गया था कि पार्टी को सिर्फ एक हीलर चाहिए, लेकिन पार्टी लीडर समझाता है कि मिशन का रिवॉर्ड 1.2 मिलियन गोल्ड है, इसलिए अगर ज्यादा लोग होंगे तो रिवॉर्ड सब में डिवाइड हो जाएगा।
फिर भी दोनों हीलर्स मिशन के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा हीलर एक हुड पहने हुए बंदा होता है जो शुरू से हीरो को पसंद नहीं करता। वो हीरो को घूर रहा होता है और लगता है कि उसे हीरो की मौजूदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। पार्टी जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। रास्ते में पार्टी के लोग खुश होते हैं कि अब उनके पास दो हीलर्स हैं, इसलिए सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं। तब हीरो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, लेकिन उससे पहले दूसरा हीलर अपनी तारीफों का पुल बांध देता है। वह कहता है कि उसे हीलिंग के अलावा ब्लेसिंग, शील्ड, रीजनरेशन, प्यूरिफिकेशन, रिकवरी, रेजरेक्शन और लाइट मैजिक जैसी बहुत सी एडवांस्ड स्किल्स आती हैं। पार्टी के लोग फौरन इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। जब हीरो की बारी आती है तो वो बस आराम से अपनी उंगली उठाता है और कहता है, बस कुछ ऐसा। उसके हाथ से अजीब सी एनर्जी निकालती है। पार्टी के लोग हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, ये क्या था? लेकिन हीरो डिटेल में कुछ नहीं बताता। दूसरा हीलर अंदर ही अंदर जल जाता है। वो सोचता है, कितना एरोगेंट बंदा है, शायद कोई रारे स्किल मिल गई है और खुद को बहुत बड़ा समझता है। थोड़ी देर बाद पार्टी लीडर मिशन के टारगेट के बारे में बताता है। टारगेट है सेवर रट। सब लोग पहले हंस देते हैं। एक बंदा मजाक में कहता है, 1.2 मिलियन गोल्ड सिर्फ एक चूहे के लिए। लेकिन हीरो का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वह सीरियस होकर पूछता है, तुम लोगों ने पहले कभी रेयर मॉन्स्टर हंट किया है? सब मना कर देते हैं। हीरो भी कहता है कि उसने भी कभी रेयर मॉन्स्टर नहीं देखा। फिर हीरो फौरन एक इंपॉर्टेंट बात बोलता है, रेयर मॉन्स्टर से लड़ना है तो बहुत सारे पोटियंस चाहिए होंगे। चलो गांव वापस जाकर स्टॉक ले आते हैं। पार्टी के लोग शॉक हो जाते हैं। उनको लगता है हीरो डर गया है। दूसरा हीलर फौरन मजाक उड़ाता है, तुम अभी से पीछे हटना चाहते हो? क्या तुम डर गए हो? हीरो सिर्फ एक लंबी सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है कि इन लोगों को रेयर मॉन्स्टर की डेंजर लेवल का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। फिर हीरो कहता है, ठीक है, जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं यहीं तक साथ था। पार्टी के लोग और भी हैरान हो जाते हैं। लीडर कहता है, सीरियसली? बाद में रोते हुए मटाना। एक और बंदा कहता है, हम गोल्ड कमा लेंगे, फिर तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। हीरो मुस्कुराता है और चला जाता है। जाते जाते पार्टी रिवॉर्ड का हिसाब लगा रही होती है। अब क्योंकि हीरो निकल गया है, उनके हिसाब से हर बंदे को लगभग 3 लाख गोल्ड मिलेगा। लेकिन हीरो के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो सोचता है, ये लोग एक सेवर रट देखकर उसे आम मॉन्स्टर समझ रहे हैं। मैं खुद इसे हंट करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसे यकीन होता है कि उस रेयर मॉन्स्टर के पास एक रूमर्ड रेयर आइटम भी हो सकता है। यानी हीरो का असली टारगेट सिर्फ गोल्ड नहीं, बल्कि वो रेयर ट्रेजर भी है। चैप्टर के एंड पर पार्टी को आखिर सेवर राट मिल जाता है। काले रंग का वो रट पर्पल एनर्जी से घिरा हुआ होता है। उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं और उसकी प्रेजेंस ही डेंजरस लग रही होती है। दूसरा हीलर कॉन्फिडेंस से कहता है, लीव द हीलिंग टू मी। पार्टी अटैक के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन लास्ट पैनल से ही पता चल जाता है कि ये कोई नॉर्मल रट नहीं है, ये एक असली रेयर मॉन्स्टर है और पार्टी ने इसे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है। और हीरो दूर से सब देखकर शायद ऑलरेडी समझ चुका है कि अब इन लोगों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। फाइट शुरू होते ही पार्टी को लगता है कि वो बस एक स्ट्रांग रट से डील कर रहे हैं, लेकिन फौरन ही सीन उल्टा हो जाता है। रेयर सिवर रैट अचानक गायब जैसा हो जाता है और फिर उसकी पर्पल ऑरा और भी ज्यादा वायलेंट होकर फैलने लगती है। पार्टी का एक मेंबर शॉक में कहता है कि इस मॉन्स्टर की ऑरा बहुत ज्यादा मना ड्रेन कर रही है और नॉर्मल से बहुत तेज उनकी ताकत खा रही है। मार्टबेलो फौरन सपोर्ट देने की कोशिश करता है और कहता है कि वो अटीक बफी देगा ताकि सब मिलकर रात को जल्दी खत्म कर दें। लेकिन उससे पहले ही जमीन हिलने लगती है। सब लोग समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। फिर अचानक हर तरफ से सीवर राइट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। पर्पल एनर्जी के नीचे पूरा स्वॉर्म अन पर टूट पड़ता है। पार्टी के लोग फौरन घेर लिए जाते हैं। कोई चिल्लाता है, कोई राट्स को तलवार से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर इतना ज्यादा होता है कि लाइन टूट जाती है। एक बंदा अपने साथी हेनरी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन राट्स उस पर चिपक जाते हैं
और उसकी टांग तक पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हुड वाला हीलर घबरा कर चीखता है कि ये कैसे हो गया, हम तो इतनी जल्दी ओवरवेल्म हो गए। यानी जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग आए थे वो सब कुछ सेकंड्स में टूट जाता है। फिर पार्टी का एक मेंबर दार के मारे भागना शुरू कर देता है। मर्तबेल्लो उसे गाली देता है कि तू अकेला भाग रहा है, लेकिन वो सीधा जवाब देता है कि मेरी मना ख़त्म हो गई है, मैंने और कुछ नहीं कर सकता। वो भागते भागते बेसिकली सबको मरने के लिए छोड़ देता है और कहता है कि नेक्स्ट लाइफ में बचा लूंगा। लेकिन उसकी किस्मत भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वो भाग कर दूर निकालने की कोशिश करता है, फिर अचानक वापस उन्हीं के पास आता नजर आता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वापस क्यों आ गया। तब पता चलता है कि रेयर सेवर राट ने आसपास एरिया को इस तरह कंट्रोल कर लिया है कि भाग कर भी निकालना मुश्किल हो गया है। बंदा खुद पैनिक में कहता है कि मैं तो भाग गया था, क्या हम ट्रैप हो गए हैं? और उसी वक्त राट्स उस पर भी टूट पड़ते हैं। वो चीखने लगता है कि हम सब मर गए, हम डूम्ड हैं। यानी हीरो बिल्कुल सही था, ये सिर्फ एक रट का हंट नहीं था, ये पूरा ट्रैप था। रेयर सीवर राइट ने अपनी स्किल से इतने सारे राइट्स कंट्रोल किए हुए थे और साथ ही एस्केप रूट भी प्रैक्टिकली बंद कर दिया था। इसलिए रिवॉर्ड इतना हाई था, क्योंकि जो पार्टी अंदर फांस जाती उसके लिए बच कर निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता। फिर उसी डेस्परेट मोमेंट में हीरो वापस आता है। सबसे पहले एक ग्रीन बॉटल टूटने की आवाज़ आती है और फिर हीरो की ग्रीन एनर्जी पूरे एरिया में फैल जाती है। मार्टबेलो शॉक में उसकी तरफ देखता है। हीरो बिल्कुल काल्म होता है, जैसे उसे पहले ही पता था कि एग्जैक्टली यही होने वाला है। वो मार्टबेलो को देखता है और कहता है, सोचो ज़रा, एक सिंगल रात के लिए इतना बड़ा बोंटी कौन रखेगा? यानी हीरो बेसिकली उसे समझा रहा होता है कि तुम लोग शुरू से ही गलत सोच रहे थे। क्वेस्ट का रिवॉर्ड एक सिंपल राट को मारने के लिए नहीं था, बल्कि उस रेयर मॉन्स्टर के पूरे ट्रैप और उसके स्वाम को हैंडल करने के लिए था। और फिर हीरो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि शायद मुझे तुम लोगों से 3 लाख के बजाय 5 लाख गोल्ड पर पर्सन मांगना चाहिए था। यानी बंदा उनकी जान बचाने आया भी है और साथ साथ अपनी फ्यूचर पेमेंट का हिसाब भी लगा रहा है। हीरो जैब पार्टी को छोड़ कर गया था तो उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि ये लोग रेयर मॉन्स्टर को बहुत लाइटली ले रहे हैं। इसीलिए वह अकेला ही सीवर राइट को हंट करने के लिए तैयार होकर आता है। लेकिन जब वह वापस पहुंचता है तो देखता है कि पार्टी पहले ही सीवर राइट के सामने फंस चुकी होती है। रेयर सीवर राइट के आसपास पर्पल ऑनरा फैली होती है और उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं। सबसे बुरी बात यह होती है कि वह अकेला नहीं होता, उसने अपने आसपास और भी बहुत सारे राट्स जमा कर लिए होते हैं। पार्टी के लोग समझ ही नहीं पाते कि अचानक इतने सारे राट्स कहां से आ गए। हीरो एक नज़र में समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर नॉर्मल नहीं है और फौरन बोलता है कि ये लोग फिर से अटैक करने वाले हैं। फिर हीरो मार्टबेलो से पूछता है कि क्या वो शील्ड कास्ट कर सकता है। मार्टबेलो की हालत बहुत बुरी होती है, वो पसीने में भीगा होता है, सांस फूली होती है और कहता है कि वो शील्ड तो कास्ट कर सकता है, लेकिन उसकी मना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। हीरो फौरन अपनी स्किल यूज़ करता है। वो माना पोशन का इफेक्ट अब्जॉर्ब और स्प्रे के जरिए बूस्ट करके मार्ट बेलो की तरफ भेजता है। मार्ट बेलो फौरन महसूस करता है कि उसकी मना वापस आ रही है। वो इतना शॉक हो जाता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि ऐसी स्किल जो किसी और की मना रिस्टोर कर सके आम इंसान के पास हो ही नहीं सकती। उसके दिमाग में ये बात आती है कि शायद हीरो कोई नॉर्मल हीलर नहीं, बल्कि किसी डिवाइन या गॉड लेवल हस्ती से रिलेटेड है। मर्दबेल्लो फिर हीरो को देखकर और भी ज्यादा पैनिक कर जाता है। वो दार के मारे पूछने लगता है कि क्या तुम किसी गॉड का रूप हो? क्या तुम आइबर हो, फ्रीका हो या कोई और डिवाइन हस्ती? हीरो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि यह बंदा क्या बोल रहा है। लेकिन मर्दबेल्लो इतना डर जाता है कि फौरन झुककर माफी मांगने लगता है और कसम खाता है कि आज जो उसने देखा है वो किसी को नहीं बताएगा। हीरो को समझ आ जाता है कि अगर उसने सच बता दिया कि वो बस एक हीलर है जिसके पास अजीब सी स्किल है, तो मार्ट बेलो शार्म से मर जाएगा। इसलिए वो कुछ नहीं कहता। उसी वक्त फाइट और डेंजरस हो जाती है। रेयर सेवर रैट अपनी यूनिक स्किल यूज करता है जिसका नाम होता है प्राइड।
इस स्किल की वजह से वो अपनी ही स्पीसीज के दूसरे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। यानी सेवर में जितने और रैट्स होते हैं वो सब उसके सिग्नल पर पार्टी पर टूट पड़ते हैं। तब समझ आता है कि मिशन का रिवॉर्ड 1.2 मिलियन गोल्ड क्यों था। यह सिर्फ एक चूहा नहीं था। असल डेंजर उसकी ये ट्रैप स्किल थी। एडवेंचर्स को लगता है कि उनका टारगेट एक ही रेयर रैट है, लेकिन असल में उस रेयर रैट के कंट्रोल में पूरा स्वार्म होता है। पार्टी के लोग रट्स से घिर जाते हैं। हर तरफ से रट्स उन पर रश करते हैं। कोई उन्हें भगाने की कोशिश करता है, कोई तलवार चला रहा होता है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से निकाल रही होती है। इसी वक्त मार्टबेल्लो हीरो की दी हुई मना की वजह से शील्ड कास्ट कर लेता है। वो प्रेयर बोलता है और एक बड़ा गोल्डन बैरियर क्रिएट होता है जो पार्टी को रैट्स के अटैक से बचा लेता है। हीरो ये देखकर समझ जाता है कि मार्टबेलो सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, उसके पास वाकई अच्छी सपोर्ट मैजिक है। शील्ड लगने के बाद मार्टबेलो का कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाता है और वो हीरो से कहता है कि अब तुम अपना काम करो और मुझे तंग मत करो। हीरो उसकी बात पर ज्यादा रिएक्शन नहीं देता क्योंकि उसका फोकस सेवर रैट पर होता है। फिर हीरो रिवील करता है कि वो इस फाइट के लिए पहले से तैयार होकर आया है। उसके पास डेंट्रोल मिंट कॉन्सेंट्रेट होता है। हीरो समझाता है कि सेवर रैट की प्राइड स्किल असल में एक ट्रैप है। रेयर मॉन्स्टर पहले दूसरे रैट्स को कंट्रोल करता है, फिर एडवेंचर्स को अंदर तक खींच लेता है और फिर पूरा स्वार्म उन पर छोड़ देता है। इसीलिए हीरो स्पेशली डेंट्रोलमेंट लाया होता है, क्योंकि ये पॉइजन छोटे जानवरों, स्पेशली राइट्स के लिए बहुत लेथल होता है। यानी हीरो का प्लान सिंपल होता है, सिर्फ रेयर सीवर राइट से नहीं, उसके पूरे राइट स्वाम से डील करना। हीरो फिर अपनी स्प्रे वाली स्किल यूज करके पॉइजन और पोशन इफेक्ट्स को स्प्रेड करना शुरू करता है। वो बहुत तेज मूवमेंट के साथ राट्स के बीच घुस जाता है। उसकी स्पीड और कॉन्फिडेंस देख कर लगता है कि वो इस पूरी सिचुएशन को पहले ही समझ चुका था। वो सेवर राट के करीब जाकर अटैक करता है। उसका प्लान होता है कि जब तक राट की गार्ड डाउन है तब तक उसे खत्म कर दिया जाए। हीरो इंसिजन यूज करके उस पर वार करता है। अटैक लगता है, लेकिन सीवर राइट चीख कर पर्पल एनर्जी और ज्यादा रिलीज करता है और पूरा एरिया फिर से हिलने लगता है। हीरो फौरन समझ जाता है कि सीवर राइट फिर से प्राइड यूज कर रहा है। मार्ट बेलो दूसरी तरफ शील्ड के अंदर खड़ा होता है। वो अभी भी हीरो को किसी डिवाइन बीइंग की तरह देख रहा होता है और सोचता है कि हीरो ने मना की थी कि उसे डिस्टर्ब न किया जाए, इसलिए वो इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन फिर उसकी नज़र हीरो पर पड़ती है और वो देखता है कि हीरो को काफ़ी जोर का हिट लगा है। रेयर सेवर रट बहुत एग्रेसिवली काउंटर करता है। हीरो को चोट लगती है, उसके कपड़ों पर खून आ जाता है और वो फौरन रिजेनरेशन पोशन स्प्रे यूज करता है ताकि हेल्थ रिकवर हो सके। सिस्टम टाइप इफेक्ट दिखाता है कि उसकी हेल्थ कुछ देर के लिए रिजेनरेट होगी। हीरो समझ जाता है कि अब उसे जल्दी से फाइट फिनिश करनी होगी, वरना पोशन का इफेक्ट वेस्ट हो जाएगा। लेकिन सेवर राड भी बहुत क्लेवर निकालता है। वो हीरो के पैर या एंकल को काट लेता है और उसे ब्लीडिंग लग जाती है। रिजेनरेशन का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। हीरो फौरन समझ जाता है कि यह रैंडम अटैक नहीं था। रेयर सीवर राइट ने जानबूझकर ऐसा अटैक किया है जिससे हीरो का खून निकले और हीलिंग इफेक्ट न्यूलिफाई हो जाए। हीरो उसे देखकर कहता है कि तुम काफी स्मार्ट हो, तुम्हें पता था कि ब्लड निकालना है। उसी वक्त सीवर राइट एक और डेंजरस इफेक्ट एक्टिवेट करता है। हीरो पर इंटेंस प्रेशर नाम का डिप लग जाता है। इस डिबफ की वजह से हीरो को डू प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जो डैमेज वो खाएगा वो डबल हो जाएगा और जो मना यूज करेगा वो भी डबल कंज्यूम होगी। हीरो फौरन समझ जाता है कि अगर उसने इसी तरह स्किल्स यूज करते रहना शुरू किया तो उसकी मना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक फाइट नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो स्ट्रेटजी चेंज करता है और डिसाइड करता है कि अब वो सेवर राट को मना के बिना हैंडल करेगा। हीरो फिर बहुत तेज मूवमेंट के साथ सेवर राट के पास जाता है और एक और इंसिजन अटैक मारता है। अटैक काफ़ी सॉलिड लगता है और सेवर राट को अच्छा खासा डैमेज होता है, लेकिन फाइट अभी ख़त्म नहीं होती। सेवर राट फिर से पूरी ताकत के साथ अटैक करता है। हीरो उसे पुश करता है, कभी उसकी बॉडी पकड़ता है, कभी उसके नीचे से निकालता है
कभी साइड स्टेप करता है। पूरा सीन ये दिखाता है कि हीरो सिर्फ हीलर नहीं, बल्कि क्लोज कॉम्बैट में भी काफ़ी डेंजरस है। वो पोशन इफेक्ट्स, अपनी स्किल्स और डायरेक्ट फिजिकल कॉम्बैट को कंबाइन करके लड़ रहा होता है। मार्ट बेलो एक पॉइंट पर फिर से हीरो को हील करना चाहता है। वो चिल्लाता है कि ग्रेट वन, मुझे हील करने दें, लेकिन हीरो फौरन मना कर देता है। उस वक्त हीरो का फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, सेवर राट को खत्म करना। हीरो खुद भी जानता होता है कि अगर अब वो रुक गया या किसी और पर डिपेंड किया तो सेवर राट को मौका मिल जाएगा। फाइट और इंटेंस होती जाती है। सेवर राट हीरो को फिर से धक्का देता है, कभी उसे जमीन पर पताखने की कोशिश करता है, कभी अपनी पर्पल ऑरा के साथ चार्ज करता है। हीरो भी उसे लगातार प्रोवोके करता रहता है और समझता रहता है कि मॉन्स्टर का अगला मूव क्या हो सकता है। वो अंदाजा लगा लेता है कि सेवर राट का मेन फेडा उसकी मना प्रेशर और स्वाम कंट्रोल है। अगर वो इसको लंबी फाइट में खींच दे तो हीरो की मना और हेल्थ दोनों खत्म हो सकती हैं। इसीलिए हीरो डिसाइड करता है कि फाइट को जल्दी खत्म करना जरूरी है। फिर हीरो एक और डेंजरस मूव यूज करता है। वह सीवर राइट के करीब लाइटनिंग स्पीड से आता है और इतना पावरफुल इंसिजन मारता है कि राट का जिस्म जोर से क्रैक होता है। ये वो मोमेंट होता है जहां लगता है कि हीरो ने फाइनली इस रेयर मॉन्स्टर को सीरियसली हिला दिया है। यानी हीरो अब धीरे धीरे अपर हैंड ले रहा होता है। सेवर राट भी बुरी तरह हर्ट हो चुका होता है, लेकिन अभी तक गिरा नहीं होता। हीरो उसके बिल्कुल करीब जाकर उसका मुंह पकड़ लेता है और ब्लेड से स्लैश मारता है। रट जोर से स्टेगर करता है और फिर एक जबरदस्त धमाके के साथ पीछे उछल जाता है। हीरो उसे देखकर थोड़ा सा सुकून का सांस लेता है और कहता है कि उसे लगा था कि यह मॉन्स्टर उसे यहीं खत्म कर देगा। उसके पैरों से खून टपक रहा होता है, लेकिन वो चेक करता है कि उसके हाथ पैर अभी ठीक हैं और काम कर रहे हैं। यानी वो बुरी तरह जख्मी जरूर होता है, लेकिन अभी भी खड़ा रहने के काबिल होता है। फिर सिस्टम सामने पॉपअप अप होता है और हीरो को अचीवमेंट मिलती है। अचीवमेंट बेसिकली ये होती है कि उसने एक रेयर मॉन्स्टर को अकेले हंट कर लिया। हीरो फौरन खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, अब ये हुई ना बात, अब लग रहा है कि इतनी मेहनत वर्थ थी। लेकिन साथ ही वह यह भी मानता है कि मार्ट बेलो और बाकी लोगों की वजह से काम थोड़ा मुश्किल हो गया था और पूरी चीज ऑलमोस्ट खराब हो ही गई थी। फिर हीरो रिवॉर्ड क्लेम करता है। रिवॉर्ड रूलेट टाइप निकालती है और उसमें से उसे एक नई स्किल मिलती है। स्किल का नाम होता है थ्रो। हैरो पहले टू थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है और सोचता है कि ये क्या है, इतनी मुश्किल फाइट के बाद बस थ्रो जैसी स्किल मिली। लेकिन जब वो डिटेल देखता है तो उसे पता चलता है कि इस स्किल के साथ इफेक्ट बूस्ट भी है। यानी अगर वो कोई पॉइजन या पोशन थ्रो करे तो उसका इफेक्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तब हीरो का मूड फौरन चेंज हो जाता है और वो सोचता है कि रुक जाओ, ये तो काफी काम की चीज लग रही है। उसके दिमाग में फौरन कैलकुलेशन चलती है कि अगर पॉइजन के साथ एक्स्ट्रा इफेक्ट बूस्ट मिल गया तो उसकी किलिंग पावर और ज्यादा डेंजरस हो सकती है। इसी बीच मार्ट बेलो भागता हुआ उसके पास आता है। अब उसका पूरा टोन बदल चुका होता है। पहले जो बंदा हीरो को पसंद नहीं करता था और उसे एरोगेंट समझता था, अब वो पूरी रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा होता है। वो हीरो से कहता है कि मैं आज सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूं और जो कुछ आज देखा है वो अपनी कब्र तक साथ लेकर जाऊंगा। हीरो उसे कैजुअली कहता है कि ठीक है, अभी ये फालतू बातें छोड़ो और जाकर सबको उठाओ। मर्दबेलो फौरन रेजरेक्शन यूज करता है। गोल्डन लाइट पूरे एरिया में फैल जाती है और जो पार्टी के लोग बेहोश या मरे हुए गिरे पड़े होते हैं वो धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। सब कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या हुआ, हम जिंदा कैसे हैं। लेकिन जैसे ही उनमें से एक बंदा आंख खोलता है, उसके बिल्कुल सामने सीवर राइट का मुंह होता है। वो इतना डर जाता है कि चीख पड़ता है। तब हीरो उसके सामने आकर मजाक में कहता है, अच्छा नप था। बंदा और भी ज्यादा घबरा जाता है। पार्टी के लोग हीरो से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्या तुमने मॉन्स्टर को मार दिया। हीरो बिल्कुल सीधे मुंह के साथ कहता है कि नहीं, वो तो आराम से खुद ही मर गया। ऑब्वियसली मैंने ही मारा है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है
कि हीरो ने रेयर मॉन्स्टर को अकेले ख़त्म कर दिया। उनमें से एक के दिमाग में सीधा यह आता है कि यह बंदा सच में अकेला उस मॉन्स्टर को मार गया। फिर हीरो अपना हिस्सा मांगता है। वो बिल्कुल कैजुअली कहता है कि 3 लाख गोल्ड दे देना। पार्टी के लोग पसीने में आ जाते हैं, लेकिन उनके पास मना करने का कोई रीज़न नहीं होता, क्योंकि असल में उनकी जान भी हीरो ने बचाई होती है और मॉन्स्टर भी हीरो ने मारा होता है। इसलिए वो मान जाते हैं कि हाँ, पेमेंट देनी पड़ेगी। लेकिन हीरो का असल टारगेट सिर्फ इतना नहीं होता। वो सेवर राट की लाश के पास जाता है और कहता है कि एक और चीज़ है जो सेटल करनी है। फिर वो मॉन्स्टर के बॉडी से एक छोटा सा पर्पल ग्लोइंग ऑर्ब निकलता है। सिस्टम फौरन दिखाता है कि रेयर आइटम एक्वायर्ड, यानी हीरो का जो पहले से अंदाज़ा था वह सही निकलता है। रेयर सीवर राइट के पास वाकई एक रेयर आइटम होता है, और असल में हीरो शुरू से इसी चीज़ के लिए भी इतना इंटरेस्टेड था। गोल्ड अपनी जगह, लेकिन हीरो के लिए यह रेयर ड्रॉप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लगता है कि सब लोग टाउन या इनमें वापस आ गए हैं। पार्टी के लोग हीरो को उसका गोल्ड दे देते हैं। गोल्ड की बोरी देखकर हीरो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है और कहता है कि सच कहूँ तो इतना सारा लूट अकेला लेकर मुझे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है। लेकिन पार्टी के लोग फौरन कहते हैं कि नहीं, गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम तो सिर्फ इस बात के शुक्रगुजार हैं कि तुमने हमें जिंदा बाहर निकाल लिया। उनमें से एक बंदा कहता है कि असल में रेयर रिक्वेस्ट का राज भी तुम्हारी वजह से समझ आया, इसलिए कम अज़ कम तुम्हारे लिए एक ड्रिंक तो बनती है। लेकिन फिर वो लोग कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हम कल सुबह प्लानिंग के साथ वापस निकल रहे हैं, इसलिए आज रात शायद ड्रिंक ना हो सके। हीरो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि हम, तब वो बताते हैं कि हम तीनों एक ही गांव से हैं। हमने बस थोड़ा सा पैसा कमाने का सोचा था, लेकिन आज तो हम ऑलमोस्ट मर ही गए थे। फिर भी वो कहते हैं कि हम एडवेंचर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर बच गए तो एक रात में बहुत पैसा बन सकता है। हीरो उनकी बात सुनकर सोचता है कि हाँ, एडवेंचरर बनकर एक रात में फॉर्च्यून बनाया जा सकता है, लेकिन ये काम उतना ही डेंजरस भी है जितना प्रॉफिटेबल है। पार्टी के लोग फिर हीरो से कहते हैं कि हम अब चलते हैं, ड्रिंक कभी और सही। हीरो उन्हें बाय के देता है। तब मार्थ अब भी हीरो के साथ चिपका रहता है। हीरो उससे कैजुअली पूछता है कि तुम्हारा क्या सीन है, मार्ट। लेकिन मार्ट का जवाब बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। वो पूरी सीरियस और चमकती हुई आंखों के साथ हीरो से कहता है कि ग्रेट वन, अब मुझे समझ आ गया है कि आपने अपनी असली पहचान फिलहाल छुपा रखी है। हीरो सीधा कंफ्यूज्ड हो जाता है और बस हाँ टाइप रिएक्शन देता है, लेकिन मार्थ रुकता ही नहीं। वो कहता है कि मेरी ट्रेनिंग अभी काफ़ी नहीं है, मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि मैं ग्रेट वन की असली कमिंग का विटनेस बनने के लायक हो सकूं। यानी बंदा अब भी पूरी तरह कानूनसड़ होता है कि हीरो कोई आम हेलर नहीं, बल्कि कोई डिवाइन हस्ती है जो फिलहाल अपनी आइडेंटिटी छुपा कर घूम रही है, और हीरो बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। क्लियरली कंफ्यूज्ड के इस बंडे ने अपने दिमाग में क्या ही कहानी बना ली है। हीरो अभी तक मार्ट की वियर्ड डिवोशन से कंफ्यूज होता रहता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि क्या मैंने गलती से कोई कल्ट शुरू कर दिया है। लेकिन फिर वह उस थॉट को साइड पर रखता है और सीवर राइट से मिला हुआ पर्पल मार्बल निकाल कर कहता है कि चलो अब इस चीज़ की अप्रेजल करवाते हैं। वो एडवेंचरस गिल्ड के रेलिक अप्रेजर के पास जाता है। वहां एक अजीब सा अप्रेजर मिलता है जो काफ़ी एक्साइटेड टाइप बंदा होता है। वो हीरो को बताता है कि मॉन्स्टर से मिलने वाले आइटम्स आमतौर पर मार्बल की फॉर्म में सील होते हैं और उन्हें यूज़ करने के लिए पहले अनसील और अप्रेस करना पड़ता है। हीरो उसे अपना मार्बल दे देता है और कहता है कि इसकी वैल्यू चेक करो। जैसे ही अप्रेजर मार्बल देखता है, उसका रिएक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। हीरो को भी उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि शायद आइटम एक्सपेक्टेड से बेटर है। अप्रेजर फौरन प्रॉपर अप्रेजल शुरू करता है। थोड़ी देर बाद वो रिजल्ट बताता है कि यह सी क्लास रेलिक है, एक टैलिस्मैन जो थोड़ी सी लाइफ या हेल्थ से रिलेटेड इफेक्ट रखता है। उसकी मार्केट वैल्यू अराउंड 80,000 गोल्ड होती है,
लेकिन वह हीरो को ऑफर देता है कि गिल्ड की तरफ से वह इसके 1,20,000 गोल्ड दे सकता है। हीरो ये सुनकर सीधा कन्विंस नहीं होता। उसे थोड़ा डाउट होता है कि कहीं अप्रेजर आइटम की असली वैल्यू छुपा तो नहीं रहा। इसलिए हीरो फौरन एक छोटा टेस्ट करता है। वो अपनी पॉकेट से लतासिया पोशन निकालता है। ये ऐसा पोशन होता है जो ब्लड के कांटेक्ट में आने वाली चीज को रिएक्ट करवा देता है या उस पर बची हुई खून की निशानी को रिवील कर देता है। हीरो अप्रेजर को बताता है कि उसने इस नाइफ से पहले रेयर मॉन्स्टर को मारा था। नाइफ को उसने वॉश कर लिया, इसलिए वो क्लीन लग रहा है, लेकिन थोड़ा ब्लड रेसिड्यू अभी भी रहना चाहिए। फिर हीरो पोशन नाइफ पर डालता है और समझाता है कि अगर ये पोशन ब्लड रेसिड्यू को डिटेक्ट कर रहा है तो जो मार्बल आज मॉन्स्टर के बॉडी से निकला है उसे भी रिएक्शन दिखानी चाहिए। अप्रेजर थोड़ा नर्वस हो जाता है। हीरो फिर सीधा पॉइंट पर आता है और बेसिकली उसे ट्रैप कर लेता है। उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वो समझ गया है कि किसी ने मार्बल स्विच कर दिया है। अगले ही मोमेंट हीरो बिना टाइम वेस्ट किए अप्रेजर को पकड़कर सीधा नीचे दबा देता है और बोलता है कि तुमने आइटम बदल दिया। यानी जो सी क्लास रेलिक अप्रेजर हीरो को दिखा रहा था वो असल सेवर राट ड्रॉप नहीं होता। असल आइटम कुछ और ज़्यादा वैल्यूबल था और अप्रेजर ने उसे क्वाइटली स्वैप करने की कोशिश की होती है ताकि ओरिजिनल रेयर आइटम खुद रख ले। अप्रेजर उत्साह धमकी देता है कि उसने एडवेंचरस गिल्ड को सिग्नल भेज दिया है और अब वो बच नहीं पाएगा। लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल भी नहीं डरता। वो उसे पकड़कर पीटना शुरू कर देता है। मज़ेदार बात यह होती है कि जब अप्रेजर को बहुत ज़्यादा चोट लगती है तो हमारा हीरो उसे हील भी कर देता है ताकि वो दोबारा दर्द महसूस करे। अप्रेजर दर्द और दर्द दोनों की वजह से बुरी तरह कांपने लगता है। फिर हमारा हीरो उससे असल रेलिक के बारे में पूछता है। अप्रेजर मजबूरन सच बताता है कि उसने जो रेलिक छुपाई थी वो असल में बहुत ही रेयर आइटम है। वो बताता है कि ये फोकस रिंग है जो ए क्लास रेलिक है और इसके अंदर बी क्लास रेलिक लगी हुई है। इसकी कीमत लगभग 6.4 मिलियन गोल्ड है। ये रिंग माना रिकवरी, स्पेल कास्टिंग स्पीड, कंसंट्रेशन और मैजिक कंट्रोल को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है। हमारा हीरो फौरन समझ जाता है कि ये आइटम उसके लिए बहुत यूज़फुल होगी। थोड़ी देर बाद सीन चेंज होता है और हमारा हीरो एक पब में चला जाता है। वो खाना खाने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है, लेकिन सारी टेबल्स भरी होती हैं। इतने में कोई उसे आवाज़ देता है। वह मुड़कर देखता है तो उसका पुराना दोस्त हॉजोंग किम होता है। दोनों बैठकर बातें करते हैं। हॉजोंग खुशी से बताता है कि उसे मिशन से 2 मिलियन गोल्ड मिले हैं और आज वह ट्रीट देगा। हमारा हीरो फौरन मजाक करते हुए कहता है कि फिर आज अच्छा खाना खाएंगे। वो मेनू से इतना महंगा ऑर्डर कर देता है कि बिल लगभग 1.9 मिलियन गोल्ड तक पहुंच जाता है। हॉजोंग बिल देखते ही शॉक हो जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। हमारा हीरो उसका रिएक्शन देखकर हंसने लगता है। मैं प्रोटैगोनिस्ट ने अपने दोस्त से कहा, आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। दोनों पब में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। दोस्त उससे पूछता है, तुम स्टैमिना पोटियन क्यों पी रहे हो? मैं प्रोटैगोनिस्ट कहता है, स्टैमिना और मन अलग चीजें हैं। स्टैमिना तो रेस्ट करके वापस आ जाती है, इसलिए स्टैमिना पोशन की इतनी जरूरत नहीं होती। लेकिन मेरी प्रॉब्लम मना है। मेरे पास शुरू से ही मना जीरो था। इसी वजह से मैं अपनी हीलिंग स्किल्स यूज नहीं कर सकता था। फिर वो सोचता है कि शायद उसके अजुएल से आने की वजह से उसके पास मना नहीं था, जबकि बाकी डायमेंशन ट्रैवलर्स के पास मना होता है। उसका दोस्त बताता है कि वो भी एक डायमेंशन ट्रैवलर है और कहता है, कम अज कम तुम्हारे पास पावरफुल स्किल्स तो हैं। मना पोशन बहुत महंगी होती है। दोनों चीयर्स करते हैं और अजुएल को बुरा भाला कहते हुए ड्रिंक एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद दोस्त मैन प्रोटैगोनिस्ट से कहता है, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं प्रोटैगोनिस्ट आसपास के लोगों की बातें सुन रहा होता है, इसलिए वह अपनी स्किल यूज़ करता है और कम्युनिकेशन ऑफ गॉड को टेम्पोरेरीली डिसेबल कर देता है ताकि दूसरों की आवाज़ें उस तक न पहुँचें। उसका दोस्त पूछता है, क्या तुम्हारे पास घर वापस जाने का कोई तरीका है? मैं प्रोटैगोनिस्ट कहता है, मुझे नहीं लगता। फिर मैं प्रोटैगोनिस्ट उससे अपनी नई स्किल के बारे में बताता है।
वो कहता है कि उसकी स्किल के नाम के आगे एक ब्लैक स्टार लगा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है। दोस्त पहले तो कुछ नहीं समझ पाता, लेकिन फिर अचानक उससे कुछ याद आता है। वो कहता है, मैंने पहले एक बहुत पावरफुल आदमी के बारे में सुना था। शायद उसका नाम जयोंग किम था, या जयोंग किम। मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं। फिर वो उस पावरफुल आदमी की कहानी बताता है। वो भी एक डिमेंशन ट्रैवलर था, लेकिन इतना ताकतवर था कि अकेला ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता था। सब लोग उसकी पावर देखकर हैरान रहते थे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम इतने स्ट्रांग कैसे बने? उस आदमी ने जवाब दिया था, मेरे पास एक एनहांस्ड स्किल लेट ए स्किल है। बाद में अपनी लास्ट क्वेस्ट के दिन उसने एक अजीब जुमला कहा था, मे बी दिस इज द वे बैक। ये बात सुनते ही मैन प्रोटैगोनिस्ट बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो हैरानी से सोचता है, वे बैक? क्या सच में अपनी असली दुनिया में वापस जाने का कोई तरीका भी है? मैं प्रोटैगोनिस्ट अपने दोस्त से मिलने के बाद उसे गुड बाय कहता है। दोस्त मजाक में कहता है, अगली बार मिलेंगे तो तुम मुझे 2 पिक्चर्स पिलाना। मैं प्रोटैगोनिस्ट हंस कर कहता है, ठीक है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रास्ते में चलते हुए मेन प्रोटैगोनिस्ट उस बात के बारे में सोचता रहता है जो उसके दोस्त ने बताई थी। वो सोचता है, अगर वो पावरफुल डायमेंशन ट्रैवलर वाली बात सच है, तो जिस इंसान ने 4 स्टार स्किल्स कलेक्ट की थी, उसके साथ कुछ न कुछ जरूर बदला था। फिर वो अपनी थ्रो स्किल को देखता है और कहता है, मुझे और स्किल्स ढूंढनी होंगी। शायद वही मुझे मेरी असली दुनिया में वापस ले जा सकती हैं। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि कल और अच्छे काम करेगा ताकि उसे और पॉइंट्स मिल सकें। अगले दिन मैं प्रोटैगनिस्ट विलेज मार्केट में एक छोटा सा स्टॉल लगा लेता है। उसने एक बोर्ड लगाया होता है जिस पर लिखा होता है, विल हील फॉर चीप, नॉन कैश कॉम्पेंसेशन ऑल्सो एक्सेप्टेड। यानी वह सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि सामान के बदले भी लोगों का इलाज करेगा। लोग उसके स्टॉल के पास से गुजारते हैं। कुछ लोग पहचान लेते हैं कि ये वही हीलर है जिसने रेयर मॉन्स्टर को मारा था, लेकिन कुछ एडवेंचरर्स उसका मजाक उड़ाते हैं। एक औरत कहती है, ये तो फेक हीलर है, इसके पास हीलिंग स्किल्स ही नहीं है। मैं प्रोटैगोनिस्ट उनकी बात सुनकर भी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। उसे पहले ही पता था कि एडवेंचरर्स उस पर भरोसा नहीं करेंगे। फिर एक गांव की औरत उसके पास आती है और पूछती है, तुम पैसे के अलावा दूसरी चीजें भी लेते हो? मैं प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराकर कहता है, हाँ बिल्कुल। औरत कहती है, मेरे पास कुछ अलू हैं, क्या वो चलेंगे? मैं प्रोटैगनिस्ट फौरन मान जाता है और पूछता है, बताइए क्या प्रॉब्लम है? औरत अपना हाथ दिखाती है और बताती है कि खेती करते वक्त उसका बाजू कसी से जख्मी हो गया था। फिर वो डर कर कहती है कि उसकी एक जान पहचान वाली औरत की उंगली में भी ऐसा ही जख्म हुआ था और इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हो गई थी। मैं प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर फौरन ऑब्जर्वेशनल आई स्किल यूज करता है। सिस्टम उसे बताता है, आम पर अब्रेशन जख्म है। जख्म को 2 दिन हो चुके हैं। बैंडेज टाइम पर चेंज नहीं की गई। मैं प्रोटैगनिस्ट रिपोर्ट्स देख कर कहता है, फिक्र मत करो, ये तेतानुस नहीं है, इतना सीरियस भी नहीं है। फिर वो अपने बनाए हुए सेमी सॉलिड पोशन का डब्बा निकालता है और औरत को देता है। वो कहता है, इस पोशन को सुबह और शाम लगाना और हमेशा साफ बैंडेज यूज करना। फिर उससे याद आता है कि गांव वालों के पास शायद नए बैंडेजेस खरीदने के पैसे भी ना हों, इसलिए वो अपनी फैब्रिक मेकिंग स्किल यूज करता है। थोड़ी ही देर में वो कपड़े से कई साफ बैंडेजेस बना देता है और कहता है, नए बैंडेजेस महंगे होते हैं, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा भी बना देता हूं। औरत बहुत खुश हो जाती है। वो बार बार उसका शुक्रिया अदा करती है और दुआ देती है। हीरो, मेन प्रोटैगनिस्ट, उस गांव की औरत का ट्रीटमेंट करने के बाद बाहर निकालता है। वो खुश होता है और कहता है, आज का स्टार्ट बहुत स्मूथ रहा, मुझे हीलिंग पॉइंट्स भी मिल गए। उसके सिस्टम में पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं, +3 पॉइंट्स, +2 पॉइंट्स, +2 पॉइंट्स, +5 पॉइंट्स, +3 पॉइंट्स। टोटल पॉइंट्स 172 हो जाते हैं। हीरो सोचता है, मॉन्स्टर हंट करके पॉइंट्स कमाना
इतना इजी नहीं है। लोगों का इलाज करके पॉइंट्स कमाना उससे कहीं ज़्यादा आसान है। उसे लगता है अगर रोज़ ऐसे पेशेंट्स मिलते रहें तो वो बहुत जल्दी स्ट्रांग बन जाएगा। अचानक मुसीबत। तभी किसी ने उसके स्टॉल के सामने रखी हुई पोशंस की टेबल को लात मार कर उलट दिया। सारी पोशंस जमीन पर गिर जाती हैं। एक आदमी गुस्से में कहता है, रिडिकुलस, इस झोपड़ी को तुम शॉप कहते हो? हीरो ऊपर देखता है। एक खूबसूरत ब्लंड आदमी अपने गार्ड्स के साथ उसके पास आता है और हुक्म देता है, मुझे तुम्हारी कुछ पोर्टियंस दो। हीरो उस आदमी को देखकर समझ जाता है कि यह कोई आम इंसान नहीं। वो सोचता है, सिर्फ उसके कपड़ों और एटीट्यूड से लग रहा है कि यह कोई अरिस्टोक्राट, अमीर खानदान का बंदा है। हीरो शांति से कहता है, मुझे पता है आप क्या चाहते हैं। फिर वो अपनी बेस्ट हीलिंग पोशंस उनके सामने रख देता है और कहता है, फिलहाल मेरे पास बस यही हैं। गार्ड हैरान हो जाता है। ब्लॉन्ड आदमी मुस्कुरा कर कहता है, तो ये तुम हो। उसके लहजे से लगता है कि वो हीरो के बारे में पहले ही सुन चुका था। नोबल अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो इज्जत से कहता है, मेरा नाम लिहारट एयरलेव है। फिर बताता है कि मैं हाउस एयरलेव का थर्ड सन हूं। हीरो ये नाम सुनते ही सीरियस हो जाता है। वो सोचता है, एयरलेव फैमिली इस इलाके की सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में से एक है। हीरो रिस्पेक्टफुली पूछता है, सर, आप यहां किस लिए आए हैं? तब गार्ड आगे बढ़ता है और कहता है, हमारे घर के हेड लॉर्ड हर्थ एयरलेव ने आपसे फॉर्मली एक रिक्वेस्ट भेजी है। यानी ये लोग हीरो से झगड़ा करने नहीं आए। वो उसे ऑफिशियली किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाने आए हैं। एयरलेव फैमिली का गार्ड हीरो को बताता है कि उनके फैमिली हेड लॉर्ड हर्थ एयरलेव हीरो को ऑफिशियली एक काम देना चाहते हैं। हीरो हैरान हो जाता है और सोचता है कि इतनी बड़ी नोबल फैमिली को उससे क्या काम हो सकता है। फिर गार्ड हीरो को एक बोरा देता है। हीरो पूछता है, ये क्या है? ब्लॉन्ड नोबल गुस्से में कहता है, तुम क्वैक हो और इतना भी नहीं जानते? गार्ड समझता है कि इस बोर में मेडिसिनल हर्ब्स हैं जिनसे कंटेमिनेशन की दवा बनती है। गार्ड बताता है कि तेहत नाम की जगह पहले बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब वहाँ कंटेमिनेशन और जहरीले पोल्यूटेंट्स फैल गए हैं। लॉर्ड एयरलेव और उसके सोल्जर्स मॉन्स्टर्स को मारकर कंटेमिनेशन रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान सोल्जर्स खुद भी कंटेमिनेशन का शिकार हो जाते हैं। हीरो फौरन समझ जाता है कि ये लोग उसके पास क्यों आए हैं। उसके सेमी सॉलिड पोशंस कंटेमिनेशन के लिए बहुत इफेक्टिव हैं और इस वक्त उन्हें सिर्फ हीरो ही बना सकता है। ब्लॉन्ड नोबल हीरो से कहता है कि वो उनके लिए पोशंस बनाए। फिर घमांड से कहता है कि अगर उसके फादर खुश हो गए तो हीरो को जिंदगी भर की दौलत मिल जाएगी और उससे ये छोटी सी शॉप चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हीरो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और सिर्फ इतना कहता है, मैं मना करता हूं। ये सुनते ही ब्लॉन्ड नोबल गुस्से से पगाल हो जाता है। वो कहता है कि हीरो जैसे आदमी को उनकी फैमिली का ऑफर रिजेक्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। हीरो अंदर ही अंदर सोचता है कि इस काम से बहुत पैसा मिल सकता है, लेकिन अगर उसने ये काम एक्सेप्ट कर लिया तो वो हमेशा इसी नोबल फैमिली के लिए काम करता रहेगा। उसका असल मकसद पैसा नहीं, बल्कि पॉइंट्स कमाकर स्ट्रांग बनना है। इसलिए हीरो मना कर देता है और कहता है, जब किसी से मदद मांगनी हो तो तमीज से बात करनी चाहिए। इसी वक्त एक आदमी भागते हुए आता है और हीरो को पुकारता है। वो वाल होता है। उसका छोटा भाई बुरी तरह जख्मी होता है और उसकी उंगली लगभग कट चुकी होती है। हीरो अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल यूज करता है। पता चलता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। उंगली फार्मिंग के टूल से कटी है और अगर जल्दी इलाज न हुआ तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। हीरो वुंड देखकर कहता है कि सबसे पहले इसे अच्छी तरह साफ करना होगा, क्योंकि फार्मिंग टूल्स पर बहुत गर्म्स होते हैं। फिर वो खून रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान ब्लंड नोबल लिहार्ट वहां खड़ा होता है और हीरो का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि एक फार्मासिस्ट सिर्फ दवा बना सकता है, इतना सीरियस जख्म ठीक नहीं कर सकता। फिर वो अपनी हीलिंग मैजिक दिखाता है ताकि सबको इम्प्रेस कर सके। लोग उसे कहते हैं कि अगर वो इतना पावरफुल है तो उंगली वापस जोड़ दे, लेकिन लिहार्ट मना कर देता है और कहता है कि
वो किसी गरीब आदमी का इलाज फ्री में नहीं करेगा। उसका कहना होता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो क्यों मदद करे। हीरो ये सब सुनकर खामोश रहता है, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि वो खुद ही इलाज करेगा। वो कहता है कि इसे मैन्युअली दोबारा जोड़ना होगा। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। हीरो बताता है कि उसने ऑलरेडी वुंड क्लीन कर दिया है और खून भी रोक दिया है। उसने पहले से सालिनें भी प्रिपेयर की हुई होती है जो इन्फेक्शन से बचाती है। लिहार्ट फिर भी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये कोई गुड़िया नहीं है जो सिलाई से ठीक हो जाए। फिर वो चैलेंज देता है और बेट लगाता है कि हीरो ये नहीं कर सकता। हीरो भी चैलेंज एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो लिहार्ट को अपना नेकलेस देना होगा और 3 दिन तक गरीब लोगों का फ्री इलाज और खाना देना होगा। लिहार्ट मान जाता है और कंडीशन लगाता है कि अगर हीरो फेल हो गया तो वो कभी खुद को हीलर नहीं कहेगा। अब हीरो सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि नॉर्मल धागे से ये मुश्किल होता, लेकिन वो अपनी स्पेशल स्किल यूज करेगा। वो मना से बहुत पतला और स्ट्रांग धागा बनाता है जो सर्जरी के लिए परफेक्ट होता है। फिर वो अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल यूज करता है जिससे वो अंदर का स्ट्रक्चर देख सकता है, जैसे कि बोन्स और नर्व्स। इससे वो बिल्कुल सही जगह पर काम करता है। हीरो अपनी स्किल्स को कंबाइन करता है, खून कंट्रोल करता है, स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करता है और फिर बहुत ही प्रिसीजन के साथ उंगली को दोबारा जोड़ना शुरू करता है। सब लोग चुप होकर देखते रहते हैं। अब तक जो लोग उसे हल्का समझ रहे थे, उन्हें समझ आना शुरू हो जाता है कि हीरो असल में कितना स्किल्ड है। वो अपनी स्किल्स और फोकस का फुल यूज करता है। उसका माइंड भी बूस्ट होता है, जिससे वो ज्यादा एक्यूरेटली काम कर पाता है। हीरो धीरे धीरे उंगली को जोड़ रहा होता है और कहता है कि बस थोड़ा सा काम और रह गया है। ऑपरेशन के दौरान उसकी स्टेमिना कम होने लगती है। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर थोड़ी देर और लग गई तो वो थक जाएगा और काम खराब हो सकता है। फिर भी वो रुकता नहीं और कहता है कि बस थोड़ा और। आखिरकार वो फाइनल स्टेप कंप्लीट करता है और कहता है कि हो गया। उंगली वापस जुड़ जाती है। वल और उसका भाई दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि उंगली वापस लग गई है। हीरो थक चुका होता है और कहता है कि अगर थोड़ी देर और लगती तो उसकी स्टैमिना खत्म हो जाती। फिर वो अपनी एनर्जी रिकवर करने के लिए पोशन यूज करता है। उसके बाद वो कहता है कि अब फाइनल स्टेप करना है। वो एक और स्किल यूज करता है जो हीलिंग स्पीड को तेज करती है। इससे वूंड प्रॉपरली हील होने लगता है। फिर वो कहता है कि अब काम मुकम्मल हो गया है, लेकिन ब्लॉन्ड नोबल लिहार्ट अभी भी मानने को तैयार नहीं होता। वो गुस्से में कहता है कि ये बेकार बात है, उंगली प्रॉपरली मूव नहीं करेगी। हीरो उसे सीधा जवाब देता है कि अगर डाउट है तो खुद चेक कर लो। फिर वो पेशेंट से कहता है कि अपना हाथ हिला कर देखो। पेशेंट धीरे से अपनी उंगली हिलाता है और वो बिल्कुल ठीक काम कर रही होती है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। हीरो कहता है कि अब सब ठीक है। लिहार्ट हैरान रह जाता है और कहता है कि यह मुमकिन नहीं है। तब हीरो उसे याद दिलाता है कि उनकी बैठ हुई थी। हीरो कहता है कि तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे ना। लिहार्ट को मजबूरन मानना पड़ता है, लेकिन वो बहुत गुस्से में होता है। गुस्से में वो अपना नेकलेस जमीन पर फेंक देता है। हीरो आराम से वो नेकलेस उठा लेता है। उसे पता होता है कि यह एक स्पेशल आइटम है जो लक बढ़ाता है। वल और उसका भाई हीरो का शुक्रिया अदा करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो बच गया, लेकिन वो थोड़ा डाउट भी करते हैं कि क्या नोबल सच में अपना वादा पूरा करेगा। हीरो मुस्कुरा कर कहता है कि वो करेगा, क्योंकि वो अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करेगा। फिर वो लोगों को कह देता है कि ये बात फाइला दें कि अब स्क्वायर में फ्री इलाज और खाना मिलेगा। सीन चेंज होता है और अगले दिन एक जगह दिखाई जाती है जहां बहुत सारे लोग जमा हो गए होते हैं। वहां बताया जाता है कि एयरलेव फैमिली का यंग मास्टर फ्री क्लिनिक चला रहा है। लोग खुश होते हैं और वहां भीड़ लग जाती है, क्योंकि सब फ्री ट्रीटमेंट और खाने के लिए आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हीरो अपनी जगह पर बैठा होता है, थोड़ा थका हुआ। तब एक लड़की आती है और उसे बताती है कि उसके बारे में न्यूज़ फैल गई है। हीरो पूछता है कि क्या न्यूज़। वो लड़की कहती है कि नोबल फ्री क्लिनिक चला रहा है और लोग उसकी वजह से खुश हैं।
हीरो को ऑपरेशन के बाद एक सिस्टम रिवॉर्ड मिलता है। उसे एक स्पेशल आइटम मिलता है जो उसकी इन्वेंटोरी में ओपन होता है। वो देखता है आई कि ये एक क्रिस्टल जैसा आइटम है जो स्टैमिना या इक्विपमेंट के लिए काम आता है। हीरो समझ जाता है कि ये काफ़ी वैल्यूबल चीज़ है। फिर सीन चेंज होता है और हीरो अपने दोस्त होजुंग के साथ होता है। होजुंग उसे एक जगह ले जाता है जहाँ अच्छा खाना मिलता है। दोनों कैजुअली बात कर रहे होते हैं। होजुंग के पास एक टिकट होता है जो क्रिस्टल एनहांसमेंट के लिए होता है। वो कहता है कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए वो हीरो को दे देता है। हीरो थोड़ा सरप्राइज होता है लेकिन ले लेता है। हीरो फिर होजुंग से पूछता है कि क्या वो अपनी रिंग यूज़ कर रहा है या नहीं। होजुंग कहता है कि वो बस टेम्परेरी यूज़ कर रहा है और असल में वो चीज़ काफ़ी महंगी है, इसलिए वो इसे किसी को ईजिली नहीं दे सकता। फिर हीरो डिसाइड करता है कि वो किसी शॉप पर जाकर अपने आइटम सेल करे या चेक करे। वो एक वेपन्स शॉप में जाता है जो होजुंग ने रेकमेंड की होती है। शॉप में एक आदमी होता है जो फ्रेंडली लगता है। हीरो उसे कहता है कि वो कुछ आइटम्स बेचना चाहता है। शॉपकीपर आइटम्स चेक करता है। फिर हीरो उस नेकलेस को भी दिखाता है जो उसे लिहाट से मिला था। शॉपकीपर देखता है और कहता है कि इसका क्रिस्टल क्रैक्ड है, मतलब वो उतना परफेक्ट नहीं है जितना दिख रहा था। हीरो अंदर ही अंदर सोचता है कि लिहाट ने शायद जान बूझकर डैमेज चीज दी थी या केयरलेस था। फिर भी शॉपकीपर कहता है कि वो इसे काफ़ी हाई प्राइस पर खरीद सकता है, अराउंड 3 मिलियन गोल्ड। हीरो खुश होता है और मजाक में कहता है कि लिहाट ने उसे अच्छा फ़ायदा दे दिया। फिर हीरो शॉप में और चीज़ें देखने लगता है। वो सोचता है कि कोई यूज़फुल वेपन लेना चाहिए। उसकी नज़र एक क्रॉसबो पर पड़ती है। वो सोचता है कि यह डिस्टेंस से अटैक के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। जब वो क्रॉसबो ऊँगता है तो अचानक उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है। एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है और उसे एक सिग्नल मिलता है। सिस्टम मैसेज जैसा फील होता है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे हर हाल में ये लेनी चाहिए। हीरो हैरान हो जाता है और सोचता है कि इस क्रॉसबो में कुछ स्पेशल बात है जो सिस्टम उसे फोर्स कर रहा है कि वो इसे हासिल करे।